देखिए, जिस तरीके से सभी लैंड एनिमल्स एयर के थ्रू अपना ऑक्सीजन लेते हैं, उसी तरीके से ह्यूमंस भी एयर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और उसके बाद से एनर्जी के लिए अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। और रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ होता है? बॉडी के हर सेल के पास। अब हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचे और वहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस हो और वहां से जितना कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हुआ है उसको लेके और अपने साथ बाहर वापस की तरफ हम निकाल देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक सिस्टम लगता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? तो अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग एक कंसेप्ट देखेंगे ब्रीदिंग का, क्योंकि जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रीदिंग होता क्या है। इनहेलेशन किसको कहते हैं? जब हम ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेते हैं तो इनहेलेशन बोलते हैं ना। उसी तरह से जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग क्या हो गया? ब्रीदिंग इज इक्वल्स टू 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। 1 breathing is equals to 1 inhalation plus 1 exhalation। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक बार सांस अगर अंदर ले लिया तो दैट इज ब्रीदिंग। नो, जब तक अंदर लिया और एक को बाहर नहीं निकाल के तब तक हम उसको ब्रीदिंग नहीं कहेंगे। इसमें जब दोनों की रेशियो सेम होगा तब हम उसे कहते हैं ब्रीदिंग। ओके, अब ब्रीदिंग का हम मैकेनिज्म पूरी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम मैकेनिज्म समझने के लिए हम अपना जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। जो रेस्पिरेशन है ह्यूमंस बीइंग में, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा यूज होता है? लंग्स यूज होता है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं। देखिए, अब क्या होता है, ये होती है हमारे नोज से हम एयर इन या एयर आउट निकालते हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाते हैं, है ना। और इसके बाद से क्या होता है, नेजल कैविटी के थ्रू जाता है और साथ ही साथ विंड पाइप होती है उसके थ्रू जाके और फिर पहुंच जाता है। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये है लंग्स के पास पहुंच जाता है। और लंग्स कहाँ पर होते हैं? हमारे पास होते हैं 2 लंग्स। और लंग्स कहाँ पे होते हैं? चेस्ट कैविटी में हैंग होते हैं। क्या होते हैं? चेस्ट कैविटी में हैंग होते हैं। 2 लंग्स होते हैं हमारे पास। क्लियर? अब इन लंग्स क्या है? पूरे मसल से बने हुए हैं, थिन मसल से बने हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं रिब केज। एक केज जैसा बना होता है जिसको हम बोलते हैं रिब केज। ठीक है, ये जो आपका रेड कलर का है दिस इज कॉल्ड लंग्स, एंड ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये है रिब केज। क्लियर? अच्छा, ये जो रिब केज आपने देखा ना, इन रिब केज के बीच में देखिए ये है आपका रिब केज, ये भी है, 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 ये भी है। ये सारे जो रिब केजेस है आपके, ये जो रिब केज है आपका वो क्या है, उसके ऊपर ना एक शीट है मसल्स की, यानी हम समझते हैं लाइक ये हमारे लंग्स हैं। अब लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है हमारे, ये रिब केज है। तो ये ओपन भी ये हो गया रिब केज। अब ये जो रिब केज है, ये रिब केज में ये आपको दिख रहा है, ये जो ब्लैंक सा, ये कनेक्टेड होते हैं मसल्स की एक शीट से। एक पतली सी मसल्स की शीट होती है, उससे कनेक्टेड होते हैं और ये होता है, इसको लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? अब देखो आप लोग, सॉरी, अब देखिए, अब ये जो रिब केज है इसके बीच में होते हैं मसल्स की शीट। इसी के साथ साथ हमारी एक और मसल होती है जो कि नीचे की तरफ है, इसे हम बोलते हैं डायफ्राम। इसे हम लोग कहते हैं डायफ्राम। आप फील खुद ही करके देख सकते हैं। जब हम सांस लेंगे तो आपको यहाँ पे फील होगा कि आपकी एक मसल है जो डाउनवर्ड और अपवर्ड हो रही है जब हम लोग ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं। तो उस मसल को हम लोग कहते हैं डायफ्राम। क्लियर? अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जब ब्रीद इन करते हैं तो किस तरीके से हमारा जो मैकेनिज्म है ब्रीद इन का वो काम करता है। अब देखिए यहाँ पे ओके, ब्रीद इन में क्या होता है, हमने एयर को अंदर लिया, ठीक है, एयर हमने अंदर लिया यानी ऑक्सीजन अंदर लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद से नेजल कैविटी के थ्रू होते हुए विंड पाइप में गया और विंड पाइप के थ्रू कहाँ पहुंच गया, लंग्स के पास पहुंच गया।
ठीक है। जब लंग्स के पास एयर जाता है ना, जब आप किसी चीज को अंदर डाल रहे हो, कि ऐसा होता है ना, एक प्लास्टिक का कोई डब्बा है, आप उसके अंदर कोई सामान डाल रहे हो, तो आप उसको ठोक ठोक के क्या करते हो, ताकि स्पेस बन जाए, नीचे से वो और बढ़ जाए ज्यादा से ज्यादा, तो आप उसको ऊपर से क्या करते हो, ठोकते हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी उसमें बढ़ जाती है, ऐसा होता है ना। उसी तरीके से जब एयर गई तो एयर जाने के देखो, जब आपने ठोका तो ठोकने की वजह से क्या हुआ, वो जो बॉटल है वो तो, अगर प्लास्टिक की पतली सी बॉटल है तो वो क्या करेगी, वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी, अगर स्ट्रेचेबल है तो, है ना। ओके, तो इसी तरीके से हमारे लंग्स तो स्ट्रेचेबल है क्योंकि थिन वॉल है, हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट कंसेप्ट में। तो उसमें अब ये जो है एक्सपेंड होगा, जैसे ही लंग्स के अंदर एयर जाएगी, लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे, और एक्सपेंड होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो रिब केजेस है ना, वो क्या है, मूव करेंगे ऊपर की तरफ। क्यों मूव करेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि अब देखो, आप ये दिमाग में सोचो कि लंग्स हमारे एयर की तरफ वजह से फूल रहे हैं। अब ये फूल रहे हैं तो ये बाहर की लेयर पे क्या होगा, इनके बीच में ये जो मसल शीट बिछी है, जो मैंने आपको बताया था कि मसल शीट है, वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, एकदम कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये जो है कहाँ चढ़ेगा, ऊपर की तरफ से। विजुअलाइज करो जो मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। लंग्स में एयर आएगा, एयर आने की वजह से ये ऊपर की जो मसल शीट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब केज क्या होगा, आप करके देखो, रिब केज क्या होगा आपका, ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ध्यान दो तो आउटवर्ड मूव कर रहा है साथ ही साथ। तो रिब केज इसमें कैसे मूव करता है, अपवर्ड और साथ ही साथ आउटवर्ड मूव करता है। क्लियर, क्यों मूव करता है, ताकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन हम अंदर भर सकते हैं उतना ज्यादा हम ऑक्सीजन ले सके अंदर की तरफ। क्लियर। अब इसी के साथ दूसरी चीज और होती है, जो हमारा डायफ्राम है, वो डायफ्राम कहाँ मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। डायफ्राम कहाँ मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। आपको सांस लीजिए अंदर की तरफ, आप फील करेंगे आपकी जो रिब केज है, दो चीज इन्वॉल्व है, रिब केज और डायफ्राम। रिब केज को देखो आप, रिब केज कहाँ गया, ऊपर आया, साथ ही साथ थोड़ा सा बाहर की तरफ आया, है ना। और डायफ्राम देखो, डायफ्राम का जो मसल है वो कहाँ गया, डायफ्राम कहाँ है, कहाँ आ गया, नीचे। फील हुआ, डायफ्राम कहाँ गया, नीचे। ओके, ब्रीद इन पढ़ लिया, ब्रीद इन के बाद हम पढ़ेंगे ब्रीद आउट। अब देखो इसी तरीके से सेम एयर को हमने क्या किया, हमारे पास ऑक्सीजन आ गई, बाहर निकाला। जैसे हमने बाहर निकाला, ये हमने जैसे एक तरह से एक वाटर बॉटल में पानी है, तो पानी को आपने दबाया, आप दबाओगे ऐसे इस तरीके से, तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ के वो पानी बाहर निकल जाएगा, यही होगा ना। उसी तरीके से एयर का है। अब क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तो उस केस में क्या है, लंग्स क्या करेंगे, लंग्स बाहर निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, और रिब केज क्या करेंगे उस टाइम पे, इनके बीच में जो मसल की शीट है वो एक्सपेंड हो जाएगी, यानी पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी जिसकी वजह से रिब केज ऊपर हो गया था, इस बार क्या होंगी, वो खुल जाएंगी, उनको बहुत सारी जगह मिल जाएगी ना। जब बाहर उनको बाहर ऑक्सीजन निकल रहा है तो उनको जगह मिल रही है ना, अब तो खुलने के लिए स्पेस मिल रहा है, तो मसल शीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और हमारे रिब केज उसकी वजह से कैसे मूव करेंगे, रिब केज मूव करेंगे डाउनवर्ड, और साथ ही साथ मूव करेंगे इनवर्ड, है ना। डायफ्राम हमारा कहाँ मूव कर जाएगा, डायफ्राम हमारा चला जाएगा अपवर्ड मूवमेंट में, ताकि स्पेस जो है लंग्स के अंदर वो कम हो जाए, और जैसे स्पेस कम होगा वो क्या होगा, जितना ऑक्सीजन उस लंग्स के अंदर था उसको क्या मिलेगा, एक प्रेशर मिलेगा नीचे से, और वो प्रेशर क्या करेगा, जबरदस्ती धक्का देके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। क्लियर। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और ये ऑर्गन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन्हें हम कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।
जो 5 मेन ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारा नॉस्ट्रिल, उसके बाद होता है हमारा नेजल पैसेज, थर्ड वन होता है ट्रैकिया जिसे हम वेंट पाइप भी कहते हैं, ये एक एयर ट्यूब होती है, फोर्थ वन होता है हमारा लंग्स, और फिफ्थ वन जो हमारा होता है वो होता है डायफ्राम, जो हमारी एक मसल की शीट होती है और वो हमारे जो चेस्ट कैविटी है जिसके अंदर सारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसे, और साथ ही साथ जो एब्डोमिनल पार्ट है यानी नीचे का जो पार्ट है उसे सेपरेट करती है। क्लियर? अब क्या होता है कि हमारी ये जो नोज है, इस नोज में 2 होल्स होते हैं, उन होल्स को हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से हम लोग क्या करते हैं? एयर को अंदर लेके जाते हैं, यानी हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। जब नॉस्ट्रिल से आगे हम लोग बढ़ते हैं ना, तो आगे एक पैसेज होता है, उस यानी एक रास्ता होता है जिसे हम कहते हैं नेजल पैसेज। अब यहाँ जो नेजल पैसेज है ना, उसमें इसमें बहुत सारे फाइन हेयर होते हैं और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं नेजल पैसेज में, वो सिक्रीट करते हैं। क्लियर? क्या क्या निकलते हैं इसमें? ओके, फाइन हेयर होते हैं इसके अंदर, साथ ही साथ इसमें म्यूकस होता है। म्यूकस क्या होता है? आप सबने देखा होगा नेजल पैसेज के अंदर, देखो जो हम लोग चिपचिपा सा येलो कलर का सब्सटेंस जो कभी नाक के थ्रू बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कफ भी कहते हैं, उसे हम कहते हैं म्यूकस। अब ये दोनों प्रेजेंट क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनका फंक्शन क्या है? तो जब हम लोग एयर को बाहर से लेते हैं तो बहुत सारे उस एयर के अंदर अनवांटेड और डर्टी पार्टिकल्स एंटर करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया करते हैं एंटर अंदर की तरफ, और ये जो फाइन हेयर होते हैं ना, उनको क्या करते हैं? रोकते हैं, और जो म्यूकस होता है वो उन्हें अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, और जब हम लोग जब उसे क्या करते हैं? थूक देते हैं, स्पिट कर देते हैं बाहर की तरफ, और हमारा जो इस तरीके से साफ एयर है वो कहाँ पहुंच जाता है? हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाता है। क्लियर? अब नेजल पैसेज के बाद से आप देख रहे होंगे कि ये नेजल पैसेज के नीचे ये एक शेडेड पार्ट बना रखा है जिसे हम कहते हैं बोनी पैलेट, जिसे हम कहते हैं बोनी पैलेट। ये जो बोनी पैलेट है ना, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? बक्कल कैविटी और जो नेजल पैसेज है इसके बीच में प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों है? इसका इंपॉर्टेंट क्यों है प्रेजेंट होना? क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारा जो माउथ है वो फुल ऑफ फूड हो जाता है। अब फूड की वजह से हमारा जो माउथ है वो कंप्लीटली फिल है, और हमें उस टाइम पे भी जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो चलता रहता है। तो ये जो बोनी पैलेट ने अलग किया हुआ है, यहाँ पे बक्कल कैविटी के अंदर तो मुंह में खाना भरा पड़ा है, और जो एयर का एक्सचेंज है वो इजीली नेजल पैसेज की वजह से के थ्रू हो जाता है। ठीक है? तो ये बोनी पैलेट इन दोनों को सेपरेट करने में बहुत ही यूजफुल है। ओके, जब हम नेजल पैसेज से आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारा जो थ्रोट का पार्ट है, इस थ्रोट का पार्ट है, यहाँ पे बक्कल कैविटी और हमारा जो ये नीचे का विंड पाइप जो कि नेक से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब मान लो आप इतने पार्ट में, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फेरेक्स। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम लोग कहते हैं फेरेक्स, जो कि कहाँ पे होता है? बक्कल कैविटी और विंड पाइप के बीच में होता है। और नॉस्ट्रिल से जब नेजल पैसेज के पास एयर जाता है तो वो कहाँ जाता है? फिर फेरेक्स में जाता है, और फिर फेरेक्स से कहाँ जाता है? ये जाता है हमारे विंड पाइप में। ये जो एरिया है ना, दिस इज कॉल्ड विंड पाइप। क्लियर? और विंड पाइप कहाँ मूव करता है? ये जो हमारा नेक है उससे नीचे नीचे मूव करता है। अच्छा, ये जो विंड पाइप की स्टार्टिंग वाला जो एंड है ना, ये स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये आप देख रहे होगे, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। इसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, या इसे हम लोग कहते हैं लिरिक्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लिरिक्स। ये होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विंड पाइप या ट्रैकिया। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विंड पाइप। क्लियर? यहां से हमारा विंड पाइप स्टार्ट होता है। ठीक है? यहां से
और अब ये जो स्टार्ट हुआ है वॉइस बॉक्स कहाँ से, अब नीचे की तरफ क्या है, विंड पाइप स्टार्ट हो गया है। अब विंड पाइप में ये जो जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, इस ट्रैकिया में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, ऐसा ही होगा। अब ये जो है, अगर देखो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम लोग सांस को कुछ देर के लिए रोकते हैं, जैसे हमने सांस बाहर निकाल दी और उसके बाद से हम रोक लेते हैं। अब इस केस में जो हमारा विंड पाइप है उसे तो कोलैप्स कर देना चाहिए, और कोलैप्स कर जाएगा तो हम तो जिंदा ही नहीं बचेंगे, है ना। इस केस में तो क्या होता है कि ट्रैकिया में जो है ना सॉफ्ट बोनी मसल्स होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज। तो उन कार्टिलेजेस के रिंग्स प्रेजेंट होती है ट्रैकिया के अंदर, जो कि क्या काम करती है, वो सपोर्ट करती हैं ट्रैकिया को, क्या करती है, सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट किसको करती हैं, तो ट्रैकिया को सपोर्ट करती हैं कोलैप्स होने से, ठीक है, कोलैप्स होने से, जब उसके अंदर एयर नहीं है उस टाइम पे। क्लियर। अब इसीलिए अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे अगर विंड पाइप में एयर नहीं है तो हमारा जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता, या फिर अगर क्वेश्चन बनता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस अगर हमारे ट्रैकिया में नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, तो सिंपल आंसर है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब हमारे विंड पाइप में एयर प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा जो विंड पाइप है यानी ट्रैकिया है वो क्या करता है, वो कोलैप्स नहीं करता है। ठीक है, ओके। ये जो ट्रैकिया होता है ये एक तरह का एयर ट्यूब ही है। ओके, अब ये एयर ट्यूब यानी ये जो ट्रैकिया है वो फर्दर लंग्स के अंदर, 2 लंग्स हैं तो 2 लंग्स में जाके ये डिवाइड हो जाता है। इसका देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो था लेरिक्स, अब जो एंडिंग पॉइंट है इसका वो क्या है, जो लंग्स के अंदर जा रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं उसे, हम ब्रोंकस कहते हैं। क्लियर, ओके। ये ब्रोंकस जो होता है ये तो हो गया सिंगल फॉर्म, लेकिन अगर हम ह्यूमन में बोले तो हम प्लूरल वर्ड में बोले तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। यानी अगर हम बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में ब्रोंकाई होते हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 लंग्स हैं और ये जो 2 लंग्स हैं हर एक लंग्स में ब्रोंकस है, ठीक है, और जब इन दोनों ब्रोंकस को मिला देते तो उसे हम बोलेंगे ब्रोंकाई। क्लियर, ओके। ये जो ब्रोंकस है ये फर्दर आप आगे दोनों ही आप लंग्स में देख सकते हैं। फर्दर आगे आप देख रहे हैं कि ये आगे और भी छोटे छोटे एयर ट्यूब्स में डिवाइड हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, छोटे छोटे और एयर ट्यूब्स में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाइलो, इनको हम कहते हैं ब्रोंकाइलो। अब ये जो ब्रोंकाइलो है उसका आप देख रहे हैं कि ये एंड में ये कुछ एयर सैक बने हुए हैं, एयर सैक, इन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलो। ये इन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलो। अब देखो ये पूरा का पूरा जो नाम हम बताते हुए चले इसमें हमारा एयर इन जब हमने किया तो क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन ट्रैवल करते हुए अब देखो कहां तक, इसके एंडिंग पॉइंट पे कहां तक पहुंची है, तो पहुंची है एल्वियोलो में। एल्वियोलो जो होते हैं ना हमारे लंग्स के अंदर, वो मिलियंस ऑफ एल्वियोलो प्रेजेंट होते हैं और यही मेन पार्ट है हमारा यहाँ पे जो मेन काम है यहीं पे होता है रेस्पिरेशन का। वो क्या मेन काम, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो कहाँ होता है, एल्वियोलो में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, क्यों होता है, अगर इस चीज को हम समझे कि क्यों होता है तो वही देखिए, एल्वियोलो ना घिरा होता है, सराउंडेड बाय होता है कैपिलरीज से। किससे होता है, कैपिलरीज से। कैपिलरीज क्या होती है, बहुत सारी वेसल्स जो कि अपने अंदर ब्लड कैरी करती है, जो कि हम लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हैं, है ना। ओके, कैपिलरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है ना। और ब्लड के अंदर क्या होते हैं, रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं। वो पिगमेंट्स कौन से होते हैं, हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्लियर। अब क्या होता है कि एल्वियोली क्या है, वहां पे ऑक्सीजन
जो पहुंच चुका है वहां से कौन लेता है, कैपिलरीज अपने साथ लेते हैं और अपने साथ ले जाके ब्लड के थ्रू जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स है वहां पे पहुंचा देता है डिफ्यूजन के थ्रू। क्लियर है। और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कैपिलरीज एल्वियोली के पास से लाके और इसको फिर से बाहर लेके नॉस्ट्रल से निकाल देता है ना। अब देखो क्या होता है कि अगर हम बात करें कि जो मिलियंस ऑफ एल्वियोली है वो क्यों प्रेजेंट होती है हमारे अंदर। एल्वियोली इसलिए इतनी सारी प्रेजेंट होती है ना कि अगर मान लो ये जो एल्वियोली छोटी छोटी प्रेजेंट हो गई, इसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकते हैं और बाहर की तरफ जो बॉडी के अंदर पैदा हुए कार्बन डाइऑक्साइड वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन हम लोग रिलीज कर सकते हैं नॉस्ट्रिल के थ्रू। ठीक है। अब ये सारे जो हमारे ब्रोंकस प्रेजेंट था, एल्वियोली प्रेजेंट था, ये कहाँ पे प्रेजेंट था, लंग्स के अंदर प्रेजेंट था। लंग्स कहाँ होता है, तो लंग्स होता है चेस्ट कैविटी के अंदर। चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स होता है। कहाँ होता है, चेस्ट कैविटी के अंदर, जिसे हम थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं। अब ये जो लंग्स है ना वो कवर्ड होता है दो सेल मेम्ब्रेन से, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लूरा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरा। अब इसके ऊपर, लंग्स के ऊपर है सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लूरा कहा जाता है, और प्लूरा के ऊपर क्या होते हैं, बोनी केज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिब केज। क्लियर। इसीलिए जब अभी हमने जो ब्रीदिंग प्रोसेस पढ़ा था उसमें हमने देखा भी था, है ना, रिब केज। अच्छा, ये जो रिब केज होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं मसल्स के थ्रू। तो ब्रीदिंग का पक्का से आप लोग समझ लें, उसके बाद आपके लिए ये इजी हो जाएगा रेस्पिरेशन समझना। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो चेस्ट कैविटी है उसको किसने अलग किया हुआ है, डायफ्राम ने किया है। जिसे अभी हमने बात किया वो एक मसल्स की शीट होती है जो कि एब्डोमिनल यानी नीचे के पार्ट को और हमारे जो ऊपर रेस्पिरेटरी पार्ट को है उसको अलग करती है। ठीक है। अब क्या होता है, देखिए अब हम समझते हैं इसको। हमने जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं, जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, सांस को जब हम लोग अंदर लेते हैं तो क्या होता है उस केस में कि हमारे अंदर जैसे ही सांस गई, हमारा जो डायफ्राम था वो क्या हो गया, एयर इन के टाइम पे बात कर रहे हैं। ठीक है। डायफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसके साथ साथ ही जो रिब्स में मसल्स थे वो भी क्या हो गए थे, कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे। दोनों ही क्या हुए थे, डायफ्राम और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, और जिसकी वजह से जो हमारा चेस्ट कैविटी था, जो हमारा रिब केज था वो क्या हो गया था, अपवर्ड आ गया था, ऊपर की तरफ आ गया था और आउटवर्ड आ गया था। आप सांस खुद लेके देखिए, आपको फील होगा यहाँ पे जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो नीचे की तरफ चली गई है, डाउनवर्ड गई है, और साथ ही साथ जो ये हमारी रिब केज है वो क्या आ गई है, बाहर की तरफ आउटवर्ड आई है, साथ साथ ऊपर उठ गई है। जैसे ही हमारी रिब केज अपवर्ड आई है उसकी वजह से जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो क्या हुई है, एक्सपेंड हो गई है। यानी एक्सपेंड हो गई तो उसमें ज्यादा वॉल्यूम भर गया, ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब वॉल्यूम जब ज्यादा इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो अंदर एयर था, अंदर एयर थोड़ा बहुत तो प्रेजेंट ही होता है, वो क्या होता है, अंदर जो एयर था उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यानी प्रेशर कम हुआ, एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड होने पे हम बोलते हैं ना भाई कि ज्यादा जगह मिल गई, तो एयर को फैलने के लिए भी ज्यादा जगह मिल गई, तो उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ा। तो उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ा, जब प्रेशर कम पड़ा तो क्या हुआ, हमने जो ऑक्सीजन अंदर लेना था वो इजीली अंदर की तरफ सक हो गया और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आ गया। अब ये जो ऑक्सीजन था नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज के थ्रू होते हुए और फेरेक्स और ये जो हमारे ट्रैचिया है उसके थ्रू होते हुए ब्रोंकस, देन ब्रोंकाइलो और एल्वियोलो के पास ऑक्सीजन पहुंचा था। वहां से कैपिलरीज ने कैरी किया ऑक्सीजन, जो कि ब्लड रिच ऑक्सीजन था हमारा। अब कैपिलरीज के अंदर तो जब हमारे सेल्स के पास वो ब्लड पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा होगा। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में डिफ्यूज मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में, ये बात हमें पता है।
तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो मूव कर जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा बॉडी सेल्स के अंदर, और जो कंसंट्रेशन वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा था क्योंकि पहले से रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ पड़ा है उस सेल के पास, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगा कैपिलरीज के अंदर, और ऐसे क्या करेगा, जितना ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होते हुए हर सेल के अंदर चला जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज इनटू हो जाएगा कैपिलरीज के अंदर, ठीक है, और सारा का सारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से एल्वियोली में पहुंच जाएगा। और एल्वियोली में पहुंचने के बाद से क्या होगा, जो हमारा एल्वियोली है वो क्या करेगा, वो फिर से पहुंचाएगा ये जो पतली पतली ब्रोंकाइलो है यानी ट्यूब्स हैं उनके पास, फिर जाएगा हमारा ब्रोंकस के पास, फिर विंड पाइप, देन फिर जाएगा फिरिक्स, नेजल पैसेज और नॉस्ट्रिल के थ्रू निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में होता है। क्लियर है? अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है ना तो उस केस में जैसे कि एयर इन किया था तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, अब एयर आउट करते टाइम जो हमारा डायफ्राम था वो क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। जैसे ही वो रिलैक्स होंगी हमारा जो रिब केज है वो क्या कर जाएगा, वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, और डाउनवर्ड मूव करने की वजह से क्या होगा, जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो भी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होगी तो भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड आया था वो क्या होगा, अब देखो, अब जैसे मैंने ब्रीदिंग में ही बताया था आपको कि अगर कोई बॉटल ली हमने और नीचे से हम उसको दबाएंगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ उसके अंदर का पानी फेंक देगा, यही होगा। उसी तरीके से जो हमारा पूरा का पूरा एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आया था और चेस्ट कैविटी क्या कर गई थी हमारी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो क्या होगा, यानी जैसे हमने बॉटल दबाया था तो क्या होगा, उसी तरीके से क्या करेगी, वो वापस बाहर की तरफ फेंक देगा, पुश कर देगा उसको कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड तुम बाहर जाओ, है ना। ये हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमने सब कुछ समझ लिया। अब इसमें 2 पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाए और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाए, इसके लिए हमारे लंग्स में एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। अब ये समझते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम होता क्या है, क्या होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। देखो, अब आप कितना भी प्रेशर से एक्सेल करो, फोर्सफुली एक्सेल करो, आप जब आप एक्सेल कर दोगे तो व्हाट यू विल फाइंड, आपके अंदर थोड़ी एयर अभी भी बची है, आपको लंग्स में रियलाइज होगा कि एयर अभी भी बची हुई है। वो जो बची हुई एयर है ना, उसने जितना वॉल्यूम ले रखा है उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? रेसिडुअल वॉल्यूम क्या करते हैं, जब हम जितना फोर्सफुली हम लोग बाहर निकाल देते हैं एयर को और उसके बावजूद लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाता है उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? सेकेंड थिंग क्या है इसमें कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन, इसीलिए वो इजीली घुल के हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिच के ब्लड के साथ घुल के और इजीली एल्वियोली के पास पहुंच जाता है। ठीक है? अच्छा, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हुई हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को लाइक जरूर करें। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन।